Hello everyone, welcome to my third lecture of medicinal chemistry. This is whole about the structural activity relationship concepts. Just imagine दो लोग हैं, उनको हेडेक है, दोनों ने अलग दवाई ली, एक ने पैनाडोल और दूसरे ने ब्रूफिन। रिजल्ट में दोनों का दर्द चला गया, लेकिन एक को नींद आ गई, दूसरा बिल्कुल एक्टिव रहा। अब सवाल ये है कि अगर दोनों ड्रग्स का काम सेम है तो इफेक्ट अलग क्यों? बिकॉज उन दोनों ड्रग्स का स्ट्रक्चर अलग अलग है और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। बाय डेफिनेशन, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल स्ट्रक्चर of molecules and its biological activity. It helps to determine which structure features are necessary for optimal drug actions. मतलब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का मतलब है दवाई के मॉलिक्यूल्स का शेप, उसके अंदर लगे हुए एटम्स और उसकी अरेंजमेंट डिसाइड करती है कि वो दवाई कितना काम करेगी और किस तरह काम करेगी। यानी अगर हम ड्रग का स्ट्रक्चर थोड़ा सा भी बदल दें तो उसका इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा, कभी ज़्यादा कभी कम और कभी बिल्कुल टॉक्सिक। सोचिए, ड्रग और रिसेप्टर का रिलेशन एक की और लॉक जैसा है। अगर की का शेप परफेक्ट है तो लॉक खुल जाएगा और ड्रग एक्टिव हो जाएगी। अगर की का शेप चेंज हो गया, लॉक नहीं खुलेगा और ड्रग इनएक्टिव रहेगी। यही है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट। स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा कि ड्रग बॉडी में बाइंड करेगी या नहीं करेगी। कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के। नंबर 1, फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, एसिटिक एसिड ग्रुप, क्लोरो ग्रुप। ठीक है, बहुत सारे इसके फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये हर ड्रग के केमिकल बिहेवियर और बाइंडिंग एबिलिटी को डिसाइड करते हैं। जैसे हर इंसान का एक यूनिक पर्सनालिटी होती है वही ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप की एक अपनी नेचर होती है कि वो कुछ वाटर लविंग होते हैं, कुछ फैट लविंग होते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप ही हैं जो केमिकल बिहेवियर और बाइंडिंग एबिलिटी को डिसाइड करते हैं ड्रग की। अगर ड्रग में हाइड्रोक्सिल ग्रुप या एसिटिक ग्रुप मौजूद है, COOH मौजूद है, तो वो ड्रग पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू रिसेप्टर से अटैच होती है। और अगर ड्रग के अंदर मिथाइल या क्लोरो ग्रुप है तो वो नॉन पोलर होती है और वो लिपिड एरिया में ज़्यादा एक्टिव होती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझें कि पैनाडोल मतलब पैरासीटामोल में हाइड्रोक्सिल और अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, यही ग्रुप्स उसे एंजाइम्स के एक्टिव साइड पर फिट होने में हेल्प करते हैं और पेन रिलीव करते हैं। 2 कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन SAR। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हम पढ़ते हैं कि हाउ इलेक्ट्रॉन कंट्रोल द ड्रग एक्शंस, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ड्रग एक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसको हम स्टेप बाय समझते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम समझते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं। क्या कहा मैंने कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं। हर एटम के अंदर या उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। यही इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं कि एटम स्टेबल है या रिएक्टिव। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे वही उतनी ही ज़्यादा चांस होती है कि वो किसी और एटम के साथ रिएक्शन कर लें। एग्जाम्पल, जैसे अगर आपके पास एक मैग्नेट है, मतलब कि रिसेप्टर है, तो उस मैग्नेट के पास मेटल चिप्स मतलब ड्रग के इलेक्ट्रॉन्स आकर चिपक जाते हैं। अगर तो मैग्नेट पॉजिटिव है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उससे अट्रैक्ट होंगे। इसी तरह रिसेप्टर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव स्पोर्ट्स होते हैं और ड्रग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स उन स्पोर्ट्स के अंदर इंटरैक्ट करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? स्टेप नंबर 2, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वर्सेस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। अब सोचो, हर ड्रग में कुछ केमिकल ग्रुप्स हैं जैसे कि फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, ये ग्रुप डिसाइड करते हैं कि मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन देगा मतलब डोनेट बनेगा या इलेक्ट्रॉन खींचेगा विथड्रॉ करेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये वो ग्रुप होते हैं जो अपने पास के एटम को इलेक्ट्रॉन्स देने में मदद करते हैं। इससे एटम के पास नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है और वो पॉजिटिव रिसेप्टर साइड के साथ अट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल OH, NH2, CH3।
रियल लाइफ एग्जाम्पल से इसको समझें कि अगर ड्रग में अमाइनो ग्रुप है, ये क्या कहा, ड्रग में अगर अमाइनो ग्रुप है तो वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, और जब रिसेप्टर में कोई पॉजिटिव साइड जैसे कि NH3 पॉजिटिव ये या मेटल आयन होती है तो वो दोनों स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर लेते हैं। ड्रग और रिसेप्टर के बीच स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये वो ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं। इससे मॉलिक्यूल के किसी हिस्से में पॉजिटिव कैरेक्टर्स आ जाते हैं और ये पॉजिटिव साइड रिसेप्टर के नेगेटिव एरियाज के साथ इंटरैक्ट करती है। पॉजिटिव साइड रिसेप्टर के नेगेटिव एरियाज के साथ इंटरैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल NO2 माइनस Cl मतलब क्लोरो माइनस CF3। सिंपल, अगर ड्रग में NO2 लगाया गया है तो वो उसके एटम के इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा जहाँ वो अटैच है और ड्रग की वो पार्ट थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर रिसेप्टर में नेगेटिव साइड मतलब कि जैसे -COO है तो वो दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। रिजल्ट में क्या मिलता है, ड्रग रिसेप्टर के साथ डिफरेंट स्ट्रेंथ से बाइंड करेगी, कभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब एक्टिविटी इंक्रीज तो कभी एक्टिविटी डिक्रीज। दिस इज द होल डिपेंड्स ऑन चेंज इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किस पर डिपेंड कर रही है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर। स्टेप नंबर 3 में है कि एक्टिविटी चेंज का प्रोसेस किस तरह से होता है। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है SAR में हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप लगाएं तो एक्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल से समझें, बेस ड्रग है, सपोज एक सिंपल एरोमेटिक रिंग है, रिंग वाली ड्रग मौजूद है, ये माइल्ड एक्टिविटी दिखाती है। इसमें हमने 2 तरह की मॉडिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल पहली मॉडिफिकेशन हमने की कि उस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिल गए, रिसेप्टर के पॉजिटिव साइड से स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग हुई और पोटेंसी इंक्रीज हो गई। ठीक है, इसी तरह अगर हमने दूसरी मॉडिफिकेशन 2 की, मतलब उसी रिंग पर अगर हमने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच किया तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, बॉन्डिंग जो है ना वीक हो गई और पोटेंसी कम हो जाएगी। दिस इज होल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक विथड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉनिक डोनेटिंग ग्रुप। एग्जाम्पल देखें कि एम्फेटामिन और मेथएम्फेटामिन दोनों में नाइट्रोजन होती है। ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करती है। इसी वजह से CNS मतलब ब्रेन में स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेटरी इफेक्ट दिखाती है ये ड्रग्स। और अगर नाइट्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन खींच लिए जाएं, मतलब किसी विथड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच करके, तो ब्रेन एक्टिविटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो ये हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के अंदर। स्टेप 4 में हम देखते हैं कि वाई दिस मैटर इन द ड्रग डिज़ाइन। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं, क्यों ड्रग डिज़ाइन में मैटर करते हैं। जब साइंटिस्ट न्यू ड्रग डिज़ाइन करते हैं ना तो वो ये चेक कर रहे होते हैं कि कहाँ इलेक्ट्रॉन देना ड्रग को ज़्यादा पावरफुल बनाता है और कहाँ इलेक्ट्रॉन खींचना उसे सेफ या सिलेक्टिव बनाता है। एग्जाम्पल कि अगर ड्रग ज़्यादा रिएक्टिव हो, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो वो अनवांटेड टिश्यू पर भी अटैच हो सकती है और वो साइड इफ़ेक्ट और टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, एक्टिविटी भी बरकरार रहे और टॉक्सिसिटी भी कंट्रोल में रहे। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि हम ये समझें कि ड्रग के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरह जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं तो ड्रग पॉजिटिव साइड पे स्ट्रांगली चिपक जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं तो नेगेटिव साइड पर बॉन्ड बना देगी। इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो पर डिपेंड करता है कि एक मॉलिक्यूल एक्टिव है या इनएक्टिव है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? 2 कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं, एक फंक्शनल ग्रुप, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। अब तीसरा कंपोनेंट है स्टेरिक इफेक्ट। हर मॉलिक्यूल का एक अपना 3D शेप होता है। 3D शेप जैसे कि एक की का अपना शेप होता है। अब रिसेप्टर को समझें कि वो एक लॉक की तरह है। अगर की मतलब ड्रग, की क्या है? ड्रग,
और रिसेप्टर एक लॉक है, ठीक है। अगर ड्रग का शेप लॉक मतलब रिसेप्टर की शेप से मैच करे तो वो फिट हो जाएगी, और अगर मैच नहीं और एक्शन दिखाएगी, और अगर मैच नहीं करेगी तो वो ना फिट होगी और ना ही एक्शन दिखाएगी। अगर हम बेंजीन रिंग पर बल्कि ग्रुप जैसा कि टर्ब्यूटाइल ग्रुप ऐड कर दें तो कभी कभी वो रिसेप्टर के अंदर जाने में स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करती है, यानी जगह कम पड़ जाती है। इसी वजह से बाइंडिंग वीक हो जाती है। सिंपल समझो, ड्रग का शेप और साइज बिल्कुल उस लॉक के होल के बराबर होना चाहिए जहां उसे फिट होना है, अदरवाइज की उसके अंदर इंटर ही नहीं हो पाएगी, और जब इंटर नहीं हो पाएगी तो एक्शन भी शो नहीं करेगी। 4 कंपोनेंट्स हैं हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक बैलेंस। ये पॉइंट बताता है कि ड्रग पानी और चर्बी में कितनी डिसॉल्व होती है। इसको हम कहते हैं लाइपोफिलिसिटी वर्सेस हाइड्रोफिलिसिटी का बैलेंस। अब हाइड्रोफिलिक ड्रग्स ये वो ड्रग्स होती हैं, हाइड्रो का मतलब है पानी और फिलिक का मतलब होता है लविंग। ये वो ड्रग्स होती हैं जो वाटर लविंग होती हैं, पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाती हैं, इसलिए ये ब्लड में इजीली सर्कुलेट होती हैं क्योंकि ब्लड मेनली वाटर फ्लूइड है। लेकिन इनको सेल मेम्ब्रेन में, यानी कि लिपिड बाइलेयर होती है ना सेल मेम्ब्रेन, जो लिपिड से बनी होती है, उससे क्रॉस करना मुश्किल है, इसलिए ये ड्रग ब्रेन में कम पहुंचती हैं। और लाइपोफिलिक ड्रग इसके बरक्स अगर हम देखें तो ये ड्रग चर्बी या लिपिड में डिसॉल्व होती हैं ज़्यादातर, इसी वजह से ये मेम्ब्रेन क्रॉस कर लेती है और ब्रेन तक भी आसानी से पहुंच जाती है। जैसे कि डायज़ेपाम लिपिड सॉल्युबल है, इसलिए ब्रेन में फास्ट इंटर करके CNS इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। सिंपली अगर किसी दवाई को ब्रेन तक ले जाना है ना तो हम उसे लिपिड लविंग ड्रग नेचर बनाएंगे। रियल लाइफ एग्जांपल से हम सीखते हैं कि पैरासीटामोल वर्सेस फेंसिटिन क्या डिफरेंस है। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को अगर हम जानें तो ऑब्जर्व किया गया कि दोनों का पर्पस सेम है, ठीक है। दोनों क्या करती हैं, पेन रिलीफ करती है और फीवर कंट्रोल करती है, लेकिन फेंसिटिन ज़्यादा टॉक्सिक निकली है और अब इसका यूज़ नहीं होता मार्केट के अंदर। इसका रीज़न आया है कि पैरासीटामोल के स्ट्रक्चर में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है जो उसको पोलर और सेफ बना देता है, ठीक है। जबकि फेंसिटिन जो ड्रग है उसके स्ट्रक्चर के अंदर इथर ग्रुप है जो लिवर में बहुत टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनाता है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए इसका मार्केट में अब इतना यूज़ नहीं है। अब देखें, सिर्फ एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का फ़र्क और दवाई सेफ से हार्मफुल बन गई। ये है SCR की रियल मैजिक कहानी। दूसरी एग्जाम्पल लें मॉर्फिन फैमिली की। ड्रग कैसे मॉर्फिन से कोडीन से हीरोइन में कन्वर्ट होती है। अब देखें, मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, बट इसका साइड इफेक्ट क्या है कि ये एडिक्शन काज करती है। अब अगर हम मॉर्फिन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को OCH3 से रिप्लेस कर दें तो कोडीन बन जाती है। मॉर्फिन से क्या बन गई, कोडीन बन गई, जो कि लेस पोटेंट है, मॉर्फिन से लेस पोटेंट है। यूज फॉर कफ एंड माइल्ड पेन, ये सिर्फ छोटे मोटे पेन्स में यूज़ करते हैं और कफ वगैरह में यूज़ करते हैं। यानी सिर्फ एक स्मॉल केमिकल चेंज से मॉर्फिन कोडीन में बदल गई और इफेक्ट चेंज हो गया। लेकिन अब अगर दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप मॉडिफाई किए गए तो हीरोइन बन जाती है। तो ड्रग इतनी लिपिड सॉल्युबल हो जाती है कि वो ब्रेन में, मतलब हीरोइन इतनी लिपिड सॉल्युबल हो गई कि वो ब्रेन में फास्टली मूव कर जाती है और एडिक्शन बढ़ा देती है। तो मॉरल ये हुआ कि SCR समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम यूजफुल ड्रग डिज़ाइन कर सकें, एडिक्टिव ड्रग नहीं। इम्पॉर्टेंस ऑफ SCR क्यों ज़रूरी है। SCR ज़रूरी है ताकि न्यू ड्रग का ब्लूप्रिंट मिलता है हमें, साइड इफ़ेक्ट कम किए जाते हैं, ड्रग पोटेंसी और ड्यूरेशन बढ़ाया जाता है, सेफ एनालॉग डिज़ाइन करने में हेल्प आउट होती है। मेडिसिनल केमिस्ट्री एक पजल है और SCR सबसे इम्पोर्टेंट क्लू। हर सक्सेसफुल दवाई के पीछे एक केमिस्ट होता है जिसे ये समझ होती है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर हर एटम एक अपनी दुनिया और अपनी कहानी रखता है। ये था एक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप अलॉन्ग विद देयर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो हमारे केमिस्ट हैं, मेडिसिनल केमिस्ट, ठीक है, वो इस स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं।